तो आज की अगर हम बात करें तो आज दिन भर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आईएएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर हम सवाल जवाब कर रहे हैं और मंथन हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। इसको लेकर कई सारे अधिकारी हमारे साथ जुड़े और अब मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बस्ती रेंज के आईजी अनिल कुमार राय साहब। सबसे पहले अनिल कुमार राय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, इस्तकबाल है आपका। आपने वक्त निकाला सर। पहली चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगा, बीइंग अ सीनियर ऑफिशियल, किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं सर, स्पेशली इस सेकंड वेव में? इस सेकेंड वेव में मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही सर, प्लीज। जो ये द्वितीय चरण की वेव रही है, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि केसेज हमारे जो है बड़ी तेजी से बढ़े हैं और इन तेजी से बढ़ते हुए केसेज के कारण निश्चित रूप से प्रारंभ में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और जैसे उसके लिए अभी जो है तात्कालिक तौर पे सभी लोग जो तैयार नहीं थे, पूरी एजेंसियां नहीं तैयार थी, लेकिन हमें लगता है कि मात्र थोड़े समय में ही हम सभी के समवेत प्रयास से हमने सारी व्यवस्थाएं की, लोगों में विश्वास की भावना जो है पैदा करने में सफल हुए और या सामान्य जनमानस का भी इसमें पूरा का पूरा सहयोग मिला। लोगों ने भी लॉकडाउन में स्वयं उसका पालन करने में अपना योगदान दिया। हमें उसे लागू करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। देहात क्षेत्र में हमने जागरूकता का अभियान चलाया और उस पूरे अभियान के दौरान हमने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसके लिए निश्चित रूप से हमें गांव-गांव में जाना पड़ा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी और लोगों से अनुरोध करना पड़ा। और हमें इस बात की खुशी है कि जो स्थितियां पहले थी उससे लगभग 90% हमने जो है नियंत्रण पा लिया है और अब मात्र कुछ दिनों की बात रह गई है। मैं समझ रहा हूं कि ये महामारी द्वितीय चरण की पूरी तरह से समाप्त भी होगी। सर, आपके तरफ से आपके रेंज में जितने भी जिले आते हैं उनके पुलिस कप्तानों को, उनके मातहत जितने भी पुलिस वाले हैं टॉप टू बॉटम कांस्टेबल स्तर तक के, उनको क्या मैसेज है सर? क्योंकि इस वक्त स्थिति यह है कि पुलिस वालों को खुद को भी सुरक्षित रखना है और आम लोगों को सुरक्षित भी रखना है। पहले तो खुद को सुरक्षित रखना है, उसके बाद आपको सोसाइटी को भी बचाना है, सोसाइटी को भी सुरक्षित रखना है। देखिए, हमारे इस पूरे परिक्षेत्र में 3 जनपद आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जी। इन तीनों जनपदों की आबादी मिलाकर के लगभग 50 लाख से ऊपर की है जी। और तीनों जनपदों के हमारे पुलिस कप्तान इस कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने में, लोगों में विश्वास की भावना जगाने में पूरी तरह से सम्मत हैं। और मेरा भी पुलिसकर्मियों को ये निर्देश है और उनसे मैं ये अनुरोध भी कर चुका हूं कि इस 50 लाख की आबादी, इसका भरोसा हमें कायम रखना है और इसे कायम रखने के लिए हमने विभिन्न स्तरों पर प्रयास भी किए हैं जी। इस प्रयास के परिणाम में हमें सफलताएं भी मिली हैं। यहाँ तक कि जो हमारे कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, जहाँ पे लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनमें एक से हमारे बीट पुलिस ऑफिसर्स ने संपर्क किया है जी। हमारे ये निर्देश है कि जो भी होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति है, प्रशासनिक अधिकारियों से उनका नाम लेकर के हमने उनसे एक से मोबाइल पे संपर्क भी किया है, उनके गांव में भी गए हैं और उनकी जो आवश्यकताएं रही हैं उनको पूरा करने का भी काम किया है।
जी। हमें ये जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब हमने जो है अपने पुलिसकर्मियों के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, तो उनमें से 90% से ज्यादा लोगों ने इस बात को बताया कि हमें मेडिकल किट उपलब्ध हो गई है, हमारी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, हमें दवाएं मिल गई हैं, हमारा उपचार जो है घर पे ही चल रहा है। कुछ ऐसे लोग थे जिनको मेडिकल किट नहीं मिली थी, उनको प्रशासन से फिर जो है हमने आग्रह करके और कुछ की व्यवस्थाएं हम लोगों ने अपने स्तर से किया था, उनको मेडिकल किट जो है उपलब्ध कराया। सर ये हमारा विश्वास रहा कि हम जो है ऐसे लोगों का विश्वास जो जीत सकते हैं। सर ग्रामीण इलाकों की मैं स्पेशली थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा स्थिति ग्रामीण इलाकों में। सर आज की तारीख में भी टेस्टिंग को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी भ्रांतियां। उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर हमने देखा कि जब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गई तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कई जगहों पर तो बाकायदा विरोध किया गया। तो वहां पर जब ये सारी चीजें होती हैं तो पुलिस का रोल उसके बाद शुरू होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एक जगह पर तो आया कि कई लोग नदी में कूद गए क्योंकि उनको वैक्सीनेशन से बचना था। तो इसको लेकर पुलिस क्या कर रही है सर? बात मैं आपको बता दूं कि हमारे तीनों जनपदों में वैक्सीनेशन को लेकर कहीं भी इस प्रकार की भ्रांति नहीं उत्पन्न हुई है कि लोगों ने वैक्सीनेशन में सहयोग न किया हो। इसका कारण ये रहा है कि हमने पूरे थाना स्तर पे भी जो है जागरूकता अभियान चलाया। जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी थाने पे हमने मीटिंग भी बुलाया अपने थाना प्रभारियों के माध्यम से, क्षेत्राधिकारियों के माध्यम से। उनको भी इस संबंध में हमने जागरूक किया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के इस चीज को बताएं कि नहीं, ये टीमें जो हैं आपके गांव में जाएंगी और वैक्सीनेशन कराना सभी के लिए अनिवार्य है। और वैक्सीनेशन जो है सबसे बड़ा जनहित का कार्य है, जो कि हमें कोरोना से बचाएगा, आने वाले समय में बचाएगा। और इसका एक बड़ा ही जो है सकारात्मक संदेश गांव में गया और हमने सभी का सहयोग लेकर के इस दिशा में मैं समझता हूं कि हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि हमारी उन तीनों जनपदों में कहीं पे भी वैक्सीनेशन का कोई विरोध नहीं हुआ। सर अगर आप ये 3 जिलों की हम बात करें, 3 जनपद की बात करें, तो क्या यहाँ पर ये जो अस्पताल या नर्सिंग होम में ओवर चार्जेस की बातें आती हैं, कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि अस्पताल ओवर चार्ज करते हैं, ऐसी क्या कोई कंप्लेंट है? और अगर नहीं है तो उसके लेकर क्या LIU वगैरह सक्रिय हैं? आप लोग अपडेट ले रहे हैं, पुलिस अपडेट ले रही है कि क्या कोई अस्पताल इस तरीके से लोगों को ठग रहा है या आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है? ये जो इस आपदा काल में इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे दवाओं की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो, उनका अवैध भंडारण हो, इसको लेकर के जीवन रक्षक उपकरणों का ये कि मनमाना दाम लेना, इसको लेकर के हम लोगों ने तीनों जनपदों में जगह जगह अपने नंबर्स जो है डिस्प्ले किए हुए हैं और बाकायदे ये बताया गया कि इन नंबरों पे आप सूचना दीजिए, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसको हमने समाचार पत्रों में भी दिया है, जिसको हम लोगों ने यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में जो पंचायत भवन है वहां पे भी चस्पा किया है। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में स्वयं जागरूकता आई और इससे जो इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग हैं उनपे भी लगाम लगी। केवल एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल जनपद बस्ती में ऐसा पाया गया जिसे सीज करने की कार्रवाई जो है प्रशासन को करनी पड़ी और उसके अलावा जनपद में कहीं पे भी इस प्रकार की स्थितियां जो है तीनों जनपदों में नहीं उत्पन्न हुई कि जहां पे कालाबाजारी की जा रही हो या जीवन रक्षक को उपकरणों का मनमाना दाम लिया जा रहा हो, हॉस्पिटल जो मनमाना दाम ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया। और कुछ लोग जो मेरे संपर्क में स्वयं आए, ऐसे लोग भी आए जहाँ पे उनके मरीज जो डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कहा साहब हमसे इतना इन्होंने चार्ज किया है। मैंने स्वयं उस हॉस्पिटल के मालिक से बात किया, आज भी एक हॉस्पिटल के मालिक से मैंने बात किया जी, लेकिन उसके चार्जेस जो है ठीक थे, फिर भी मेरे कहने पर उस मालिक ने जो है 11,000 रुपए जो है कम किए। बिल्कुल साहब
कम आप कह रहे हैं तो मैं कम कर दे रहा हूँ और इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, उन्होंने जो है जो चार्ज किया था वो आवश्यकता से अधिक नहीं किया था, जेन्युइन था। तो ये है कि हम लोग ने नंबर जो डिस्प्ले किए हैं उस पे लोग सूचना भी दे देते हैं, इस तरह से उनकी मदद भी हो जाती है इस आपदा में। और इस प्रकार का जो दुष्कृत्य है वो हमारे इन तीनों जनपदों में कहीं पे भी नहीं होने पाया है। मतलब सर ये एक चीज तो है इस वायरस के इस वायरस का या फिर कहें इस पेंडेमिक के दौर में हमने ये पर्सनल नोट पे भी देखा है सर कि जहां पर पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाते हैं वहां पर चीजें बड़ी कंट्रोल होती हैं। एक सर ब्लैक फंगस को लेकर बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, ब्लैक फंगस को लेकर भी लोगों में जागरूकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसकी भी दवाइयां नकली भी लोग बेच रहे हैं। ये तो कई लोगों को आप ही लोगों को बता देंगे कि भाई ये जिला अस्पताल से ही या मंडलीय अस्पताल से ही दवाइयां मिलेंगी, लेकिन इसको लेकर सर आजकल लोग बड़ा कालाबाजारी तो नहीं कहूंगा, नकली दवाई बनाने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। इसको लेकर सर एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने आ गई है। निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती जो है नकली रेमडेसिविर को लेकर के भी एक चुनौती थी और नकली जो है ये फंगस की मेडिसिन को लेकर के भी चुनौती आगे बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारे तीनों जनपदों पे जो हमारे पुलिस कप्तान है, वहाँ के जिलाधिकारी और सीएमओ जी तीनों की कोविड कमांड सेंटर में जो है प्रतिदिन बैठक होती है और प्रतिदिन बैठक के दौरान कौन कौन सी समस्याएं हमें आएंगी, आगे कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, इसके लिए हमें आम जन मानस को क्या जागरूक करना है, उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या क्या हमें बताना है, ये हम अपने लेवल पे भी करते हैं पुलिस के स्तर पे। वहीं पे राजस्व विभाग का काम है कि अपने लेखपाल कानूनों के लेवल पे करें और सीएमओ अपने पीएससी वगैरह के माध्यम से जो प्रयत्न करते हैं, अपनी टीमें भेज करके जो प्रयत्न कर रहे हैं वो करें। तीनों का जो है समन्वय कोऑर्डिनेशन एक तरह से बना हुआ है और तीनों का कोऑर्डिनेशन बन करके जो काम जनपदों में हो रहा है उसके कारण मैं समझता हूँ कि सफलताएं जो हैं हमें मिल रही हैं इसको नियंत्रण में करने के लिए। और तीनों जनपदों का सामान्य जनमानस हमारे विश्वास में है। जी सर, इसके साथ आज की तारीख में अगर मैं कहूं कि आपके तरफ से आपके तीनों जनपद के जो जनता हैं या उत्तर प्रदेश की जनता है या फिर देश भर में जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको एक मैसेज अगर आपको कन्वे करना हो वन लाइन में या बहुत छोटे से में, तो क्या आप उनको मैसेज दीजिएगा इस पेंडेमिक के दौर में? इस महामारी के दौर में मेरा संदेश लोगों को यही है कि हम धैर्य रखें, संयम रखें और ये जो आपदा आई है ये वक्त भी गुजर जाएगा जब, बिल्कुल, और पुनः जो है नए सिरे से हमारी शुरुआत होगी, पुनः वही दौर जो शुरू होगा। बस हमें धैर्य और संयम से अपने घर में ही रह करके इस लड़ाई को लड़ना है। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात आपने आखिर में कही है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल कुमार राय, आईजी बस्ती रेंज, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बात आखिर में कही है कि ये वक्त गुजर जाएगा। बस थोड़ा संयम रखिए, संयमित रहिए और कोशिश कीजिए कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। और इन तमाम चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे संक्रमण का दर कम होगा और उसके बाद एक नई सुबह भी होगी।